एक बार फिर से कोई रिकैप कर लेते हैं ये दूसरी स्लाइड से। चारों लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारे डोमेन्स में आता है, ऑल 4 लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी। ये स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और ये इसकी अलग वेबसाइट है, उस पर हर स्कूल का अलग से लॉगिन आईडी पासवर्ड है। तो मैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की बात कर याद है तो पहले दिन को दिखाई थी, वो या तो स्कूल को दिखती है या सीबीएसई को दिखती है, मतलब थर्ड पार्टी कोई किसी स्कूल की रिपोर्ट को असेस नहीं कर सकता। और वहाँ पर इस तरह से डैशबोर्ड में लिखा रहता है कि किस पैरामीटर में किस डोमेन में कितना अचीवमेंट हो चुका है, ओवरऑल लेवल ऑफ क्वालिटी। और इससे किसी भी ऑफिशियल को एक एक रिपोर्ट के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, वो यहीं से देख लेते हैं कहाँ किस पैरामीटर पर ज़्यादा काम करने की जरूरत है। ओवरऑल क्वालिटी साइकिल में ये रिव्यू what we are now, what we are doing, what are we doing, we reflect what is working, what is not working। और एक चीज और बता रहे हैं, प्रिंसिपल रिपोर्ट में हर महीने रिपोर्ट भेजनी होती है, what went well, what didn't went well, what didn't go well। हमारी जो प्लानिंग थी ये तो सीबीएसई का तो है ही, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी देखना होता है कितना ओवरऑल हर महीने हमारा प्लानिंग के हिसाब से हुआ और कितना प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ। और इन चीज़ों को मेजर करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आपकी सीसीटीवी लगा है वो भी एक है। अगर टीचर क्लास में बैठ के कानून में ईयरफोन लगा के और वीडियो देख रहा है और बच्चा एग्जाम दे रहा है तो डेफिनेटली दैट डिडंट गो वेल। अब मैं कितना भी लिखता रहूं तो मेरी रिपोर्ट को सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कॉन्ट्रडिक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना जिंदा मक्खी निकलना, बांग्ला में कहते हैं हम दासे मच्छी और कुछ कहते हैं वही कहते हैं, तो उतने ही उम्मीद ना करेंगे। फिर how are we going to get where we want to be, ये तो रिस्पॉन्ड। फिर उसके बाद have we reached where we want to be, ये रेट। और फिर रिव्यू, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, इसीलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका इवैल्यूएशन होता है। उसमें मैडम जब आप मेरे ऑफिस में बैठी थी तब फोन आया था, याद होगा मेरे पास फोन आया था 2 दिन पहले, नहीं यार। फिर आते हैं प्लानिंग एंड एक्शन। नॉर्मली होता क्या है कि हम प्लान कुछ भी कर लेते हैं और उसके बाद करते अपने मन से। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में जो लैगिंग है उससे हमारा प्लानिंग का सारा एफर्ट दैट गोज वेस्ट।
जो भी करना है पहले उसी के हिसाब से प्लान कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर जो प्लान करें उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। Establish a core learning team and dedicated focus groups, define internal timelines and workflows for the assessment exercise. और इसीलिए एक जो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट आता है जिसको हिंदी में विकेंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण का विलोम है। मतलब सारी जो कोर टीम्स अलग हो गई, फोकस ग्रुप्स अलग हो गए, इंटरनल टाइमलाइन, वर्कफ्लोज और असेसमेंट एक्सरसाइज, इसके लिए सारे अलग अलग ऑर्गन्स हो गए जो पूरे प्रोसेस को पहले प्लान करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि प्लानिंग वाले एग्जीक्यूशन की कमी बताते हैं और एग्जीक्यूशन वाले प्लानिंग की कमी बताते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की मिसमैच सिचुएशन हुई, मतलब एक्सपेक्टेशन और आउटकम में, तो उसका क्लियर मतलब है कि यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे बिल्ली आप जो पीछे हुए आम बंद कर देती है, मतलब उसको लगता है कि पूरी दुनिया ने आके बंद कर रखी है, कोई उसको नहीं देख रहा, तो वो चीज नहीं हो सकती। फिर कोलैबोरेटिवली मैप एक्जिस्टिंग स्कूल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द स्क्वायर स्टैंडर्ड्स। तो मैंने आपको डैशबोर्ड ये डैशबोर्ड दिखाया, यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होगा। Review current realities, celebrate aligned strengths and prioritize non-aligned areas requiring immediate intervention. अब इसमें जो celebrate aligned strength जो आप लोग कल कह रहे थे, कल ये परसों बात हो रही थी कि ट्रेनिंग के बाद समोसा मिलना चाहिए, ठीक है, वो हुआ सेलिब्रेशन ऑफ अलाइंड स्ट्रेंथ। वीडियो बन गया सर, वो नहीं मैंने ऐसे क्या हुआ, उम्मीद नहीं है समोसा हाँ। अब इसमें देखिए एक संस्कृत में श्लोक है, विश्वासों पर जाएगा, मतलब अगर आप विश्वास करेंगे, फर्स्ट यू बिलीव देन इट विल हैपन। तो जब आप बिलीव करेंगे तो पॉजिटिविटी रेडिएट होती है। और उर्दू में एक शेर भी है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो वी हैव टू रेज टिल दैट लेवल ऑफ परफेक्शन। विश्वास के ऊपर पूरा दुनिया कायम है। कौन सा लोग मैंने दो उदाहरण दे दिए। अगर आप पॉजिटिविटी में भरोसा रखेंगे तो कम से कम समोसा न मिलने की जो निगेटिविटी और एक वर्चुअल सॉरो है, कष्ट है, क्योंकि ये कष्ट या सुख और दुख ये अगर आप धरती के संदर्भ में देखेंगे तो रियल है, लेकिन अगर आप मेटावर्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो सूरज के सामने अपनी धरती जो है एक छोटे से डॉट से बड़ी नहीं है, तो वहां पर ये बहुत छोटा लगेगा। इसी का तो एक और टूट जाएगी, तो एटलीस्ट वो जो निगेटिविटी है वो तो नहीं रहेगी और हैप्पीनेस अंदर से आएगा। मतलब आपको खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। मिलेगा समोसा सर? हैं? समोसा मिलेगा? समोसा मिल जाएगा, समोसा की चटनी का भी वेट कर लीजिए। मैंने विशाल नहीं समोसा आप अभी कह रहे हैं ना, विशाल सर से पूछिए, मैंने पूछा सुबह मेनू के बारे में कि नहीं बताइए तो लिख दीजिए सर। उसमें डिटेल में एक बात बोले कि यदि आप जो है 8 आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो आपको समोसा दिया जाएगा। If you have to complete the 8 hours training, then you will get a one samosa. ये तो अगर मगर का बात हो गया। अगर ये तो मगर मैम
if you have just completed an 8 hours training session, then you have to get one samosa. इन्होंने अपने काम की चीज बता मान लिया कि हमें जो मेन चीज भी वो नहीं बताई, वो मैंने ये कहा है कि जो एग्जिट टिकट बनेगा आप जो सबमिट करेंगे, उस एग्जिट टिकट में टोटल लर्निंग जो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई उसका डिस्प्ले होना है। मेरी तरफ से उतनी कंडीशन है। सर हम लोग समोसा कैंसिल कर देंगे, ये मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। वो नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि अगर आप चाहें कि आप अपना काम कर लें और मैं अपना काम नहीं करूँ, तो मुझे रिपोर्ट में लिखना पड़ता है टॉपिक ऑफ द ट्रेनिंग कंडक्टेड ड्यूरिंग दिस मंथ। तो मैं अगर उसमें कुछ भी भर दूँ और बाद में आप ही कहते हैं सर ये वाली ट्रेनिंग तो हुई नहीं थी, तब मैं क्या करूँ? एक आपका क्वेश्चन बाद में आ सकता है, आप नोट कर लीजिए। तो अब अगर मैं उसमें ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ तब मैं टॉपिक लिखता हूँ और उसका यूट्यूब पे जाता है लिंक। अगर ट्रेनिंग नहीं कंडक्ट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ ट्रेनिंग नॉट कंडक्टेड और फिर उसका एक रीजन मुझे लिखना पड़ता है व्हाई दिस हैपेंड। ठीक है, तो समोसा तो एक पार्ट हो गया। अब उसमें जब आप एग्जिट टिकट बना के सबमिट करेंगे और ये वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका एक मतलब एटलीस्ट 60% ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो मैथमेटिक्स के टर्म्स में कहते हैं, जो चीज़ बताई गई उसका कम से कम 60% तो आपके एग्जिट टिकट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तब तो ट्रेनिंग सफल मानी जाएगी। ये बिल्कुल वैसे जैसे क्लास में आपने कितना साल तक पढ़ा लिया, जब बच्चा लिखने के लिए आ रहा है तो कुछ नहीं लिख पा रहा, तो दोष किसका है? टीचर का या बच्चे का? टीचर का टीचर और प्रिंसिपल प्रिंसिपल का पहले है, टीचर का बाद में आता है, क्योंकि प्रिंसिपल का क्यों वो भी बता दूं, प्रिंसिपल ने गलत आदमी को गलत बच्चों के साथ गलत सब्जेक्ट और क्लास दिया। इसके पिछले साल में नहीं, इस साल मानता हूं, इस साल नहीं, अभी जो इस साल होगा वो गाने सर अभी जो चल रहा है करंट उसकी बात है। नहीं, साल जब हम कह रहे हैं तो एकेडमिक ईयर लेगा, इस साल भी होगा, इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक, तो एक तो जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको सेलिब्रेट करना है, मतलब जो पॉजिटिव्स हैं वो सेलिब्रेट करना है। एटलीस्ट यू ऑल शुड फील अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी कि आप अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, देखिए अच्छाई और बुराई ये रिलेटिव कंसेप्ट हैं। ए बी के कंपैरिजन में अच्छा हो सकता है, बी सी के कंपैरिजन में अच्छा हो सकता है, ना तो कोई एब्सोल्यूट अच्छा है ना कोई एब्सोल्यूट खराब है। अब उसमें ये देखना है कि आप अच्छाई की तरफ मूव करना चाहते हैं या खराबी की तरफ, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, इंडिविजुअल फिलॉसफी है। तो यहाँ पर सेलिब्रेट अलाइंड स्ट्रेंथ, prioritize non-aligned area, means where bottlenecks still exist, you have to prioritize that and work out for the remedial plans and non-aligned areas को identify करना, prioritize करना and then it requires immediate intervention. This intervention has to be immediate. उसका extent vary कर सकता है, उसकी intensity vary कर सकती है, but this has to be immediate. Now coalition and online assessment, ये सारे focus groups, overall coalition and mapping, और ये ऑनलाइन स्क्रैप पोर्टल पे टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब एक्सरे रिपोर्ट है ये। अब एक्सरे रिपोर्ट को कहते हैं फॉल्स भी बन जाती है, कैसे बनती है? आपकी वाले सर बताएंगे, पोर्टली काम वही ज़्यादा करता है। कौन? आईटी वाले ज़्यादा पोर्टली काम करते हैं सर, वही पता एक्सरे रिपोर्ट कब फॉल्स सर एक्सरे में जाता है ना सर, जैसे ये दीवार है तो रेज आती है तो कई मरतबा क्या है रिफ्लेक्ट होती है, बहुत सारे कई जगह ज़्यादा स्मूथ होता है, कई जगह रफ होता है, तो रफ में क्या है ज़्यादा रिफ्लेक्शन एंगल बनता है और स्मूथ में थोड़ा सा कम होता है, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब माइनर डिफेक्ट होता है तो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ ग्राफ से समझने में मुश्किल होता है। मैं एक्सरे रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, वॉल पे एक्सरे रिपोर्ट तो नहीं आप देखना, आप तो अभी रिसेंटली करा के आए हैं मेडिकल वाला एक्सरे उसका तो रिफ्लेक्शन के कारण रिफ्लेक्शन के कारण फिजिकल एक कब फॉल्स सरकार
बहुत जरूरी नहीं वो बनाई जाती है। अभी मेडिको लीगल केसेस को सेपरेट कर दिया है, तो हो सकता है बनाना कम कर दिया हो, अदरवाइज पहले भी बना लेते थे। अब तो आप भी जान रहे हैं। Anyway, I will try to एक रोड पैसा है। नहीं गलत बनाएंगे बहुत पैसा नहीं। हाँ, ये मैडम बता दी। जैसे डीएनए टेस्ट में से वो जान नहीं सकता है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब अभी तक आइडेंटिटी जो गैप एरियाज थे, जो बॉटलनेक से उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया, उनका एक रेमेडियल नॉन अलाइंड एरियाज का इमीडिएट इंटरवेंशन हो गया। उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्ट एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लियर गैप एरियाज और डेफिनेटिव एक्शन प्लान या सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। खाली समस्या को हाईलाइट कर देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। उसमें आपने समस्या बताई, अब उसका इम्प्रूवमेंट प्लान भी बताइए। ठीक है, क्योंकि अभी तक सरकारों को गाली दे लेते थे लोग। अब जब कानून बनता है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, हालांकि पहले भी होता था पर उतनी वाइड रीच नहीं। अब नई शिक्षा नीति बनी, स्कूल्स के सारे टीचर्स के लिए सर्कुलर आया था, सारे बोर्ड्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, that each and every teacher has to submit his or her opinion about the new education policy compulsorily। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ, नहीं तो बाकी स्कूलों में सब, जैसे अगर 40 का स्टाफ है तो 40 लोगों की रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिशन दिखना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे परीक्षा पर चर्चा है, तो उसमें अगर स्कूल की स्ट्रेंथ खाली 400 की है और 6 ऑनवर्ड्स बच्चा 300 है, तो 300 का 300 ऑनलाइन सबमिशन दिखना चाहिए परीक्षा पर चर्चा। और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेवल पे एक नोडल ऑफिसर बैठ जाता था, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करता था, चढ़ाई जी सारा ऑडिट किया, 300 बच्चा एनरोल्ड है, 100 बच्चे ने किया, तो प्रिंसिपल को फोन आ जाता था, बाकी 200 बच्चा ने क्यों नहीं किया है और कल तक कंप्लीट करा के रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान तभी आएगा जब हम पॉलिसी मेकिंग में हमने पार्टिसिपेट किया हो, उसके बाद एनालाइज किया हो और कमी दिखाई पड़े, अब उसको फर्दर कैसे इम्प्रूव करना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान में असाइन टाइमलाइन, इम्प्रूवमेंट प्लान में ये नहीं, इम्प्रूवमेंट प्लान में ये नहीं कि हो जाएगा, कर लेंगे, 20 तारीख के बाद करेंगे, मार्च के बाद करेंगे, भर्ती खत्म होने तक करेंगे, वो नहीं। उसका एक लास्ट डेडलाइन होगा कि हम इस डेट तक कंप्लीट करेंगे विद असाइन टाइमलाइन, रोल और रिस्पांसिबिलिटी। और इसमें जब इम्प्रूवमेंट प्लान सबमिट करते हैं तो उसमें डेट लिखनी पड़ती है कि कौन सी डेट तक करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है, जो यहाँ पर 4 स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, 4 इयर्स ऑफ मैच्योरिटी की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितने दिनों में जाएगा और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा वो सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन क्लियर होनी चाहिए। एग्जीक्यूट एक्शन पॉइंट्स विद इन द एस्टैब्लिश्ड टाइम फ्रेम। अब जब आपने अपना खुद का इम्प्रूवमेंट प्लान बनाया है तो उसकी मॉनिटरिंग की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और की है क्या? कितने लोग मानते हैं किसी दूसरे की है? पूरी अपने बना के अपने दोनों में लिंक कर लेगा तो समझ सही लगा। जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान आप खुद बना रहे हैं तो उसको दूसरा मॉनिटर कैसे करेगा? आप ही ने अपनी कमी निकाली है, आप ही उसको सुधार करने का रास्ता बता रहे हैं, तो दूसरा कैसे मॉनिटर करेगा ये बताइए। जिसको आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, तो उसमें दूसरा कैसे करेगा? तो
तो यहाँ पर खुद ही करना है, और इसलिए उसमें जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसका डिटेल लिखना पड़ता है। फिर अब जब वो एक्शन प्लान आपने बना लिया है तो एग्जीक्यूट द एक्शन प्लान। आपने प्लान बनाया, अब उसको कार्यान्वित करिए, एग्जीक्यूट करिए और उस टाइम फ्रेम के अंदर करिए। और इतना ही नहीं, फिर कॉन्टिन्यूअसली रिव्यू करिए कि आपने जो एक्शन प्लान बनाया वो इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। अगर इफेक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो आप टेस्ट लेते हैं उससे आपको पता लग जाता है कि बच्चे को ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसका जो रेमेडियल एक्शन ये है आप उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ाएं और फिर से टेस्ट लें। तो ये इम्पैक्ट को रिव्यू करना है, इंटरवेंशंस को, एंड एंश्योर दैट स्कूल कॉन्स्टेंटली मूव फॉरवर्ड ऑन द डेवलपमेंटल कंटिन्यूम। अब इसमें एंकरिंग एक्सीलेंस विद एविडेंस। बहुत पहले स्कूलों में एक साल ऐसा हुआ कि 10th का बच्चों का सेल्फ असेसमेंट हुआ, तो शायद कोविड का टाइम था, 2018 की बात है। एनुअल एग्जाम नहीं हुआ था, 19 लास्ट में आपको तो ध्यान दो, 19 से साथ एक साल नहीं हुआ था। अब उसमें देखने में तो लग सकता है अरे बात कितना इजी था, टीचर अपने सारे बच्चों को 100% नंबर दे दे, पर क्या दे पाए नहीं? एवरेज मार्किंग का सब मैंने एक सेमेस्टर का एग्जाम उसमें मैंने दिया था। उस टाइम पर कितने लोग 9th और 10th को हैंडल कर रहे थे उस टाइम? ठीक है, ना हम लोग वहाँ से लिए थे। अब सुनिए, उस टाइम क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पाए थे? क्योंकि सीबीएसई ने ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया था कि जो बच्चों का सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स है उससे आप ज्यादा नहीं कर सकते। पहली चीज, आपका एक तरह से बाउंड हो गए, उस एवरेज मार्क्स के बेसिस पर ही आपको बच्चों में जो अभी के एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको रिशफल करना है, ये चीज। दूसरी चीज, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वेरिएशन अलाउड था। अगर उससे ज्यादा का वेरिएशन है तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, इंक्लूडिंग क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम एंड आंसर बुक ऑफ द स्टूडेंट कंसर्न, एंड द स्कूल विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज बाय द बोर्ड। अब इतने पचड़े में और पड़े तो सारे स्कूलों ने किया क्या, जैसे पिछले साल का एवरेज 70% है, उसी में सेंटर दो और झमेला खत्म करो। ठीक, तो एक तरफ तो छूट हो गई, आजादी हुई, लेकिन दूसरी साइड से बाउंड हो गई। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर ऑल मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पेडागोजिकल प्रोसेसेस। अभी तक आप लोगों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कितनी चीजों का बनाया है? ट्यूशन में कितनी चीजों का बनाया है? ट्यूशन में सर बोल के असली प्रोजेक्ट का मुझे एक चुटकुला याद आ गया, इसलिए मैं बता देता हूँ। एक महिला और पुरुष गए डेंटिस्ट की दुकान पे, शायद मैंने पहले सुनाया होगा, दोबारा सुनने में जो तकलीफ हो गई उसको बर्दाश्त कर लीजिए। तो संभवतः हस्बैंड वाइफ ने आप लोगों के इमेजिनेशन को विस्तार देने के लिए बता देना। तो महिला ने पूछा डॉक्टर से कि दांत उखाड़ने में कितना टाइम लगता है? डॉक्टर ने कहा 15 मिनट। हाँ, तो 15 मिनट लगते हो क्या? मैंने उखाड़ने की बात हो रही है, तो पुल आउट प्रोफेशनल डेंटिस्ट का ओपिनियन आ रहा है। जैसे नाई की दुकान पे जाते हैं, शेविंग में कितना टाइम लगेगा? तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं बताएगा, भले वो आपको 2 घंटा वेट कराए। उड़वाना है तो बताइएगा।
पैसा लग गया बोलते हैं अब तोड़ सकते हैं। ये चुटकुले का आधा टाइम तो आपने दे दिया। फिर आगे सर आगे क्या हुआ? तो फिर महिला ने फिर पूछा कि उसके अलावा और समय तो नहीं लगेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं और समय लगेगा, वो आधा घंटा और लगेगा, जो एनेस्थीसिया देंगे उसका इफेक्ट आने में। मैं सही हूँ? इसीलिए मैंने उस जगह रोका था। तो महिला ने कहा आप एनेस्थीसिया वगैरह का चक्कर छोड़िए और उस पुरुष को बोला वो बोलो। तो ये वाली एसओपी ऐसे होती है। नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान सर नहीं समझे। वो आप इसलिए नहीं समझे कि आपने बनाई नहीं थी, बनी बनाई नहीं थी, कहीं से उस पे ठप्पा लगा दिया आपने। नहीं। आप समझे? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, स्टेप 1 और 2 का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। बाकी का भी धीरे धीरे आ जाएगा। फिर ऑफिशियल मिनट्स ऑफ द मीटिंग फ्रॉम CLP एंड फोकस ग्रुप। CLP ये वर्ड यहाँ पर आया था। क्या मतलब है CLP का? डेटा एनालिसिस रिपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचे कि आपने पेपर बच्चे को तैयार करा दिया और बच्चे ने एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर ली, आपका काम खत्म हो गया, नहीं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड न्यूमेरिकल लिटरेसी, इस तरह का कुछ आता है, एग्जैक्ट मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं बता पा रहा हूँ। तो इनके बेसिस पर, इसके अलावा जैसे मैंने कल बताया था बहुत सारे ओलंपियाड्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पर मैनेजमेंट में बैठे लोग या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं एक्चुअल लेवल ऑफ अचीवमेंट कितना है, और उस बेसिस पर कोई भी इंटरवेंशन लेटर ऑन इस पे नहीं होता है। और रिकॉर्ड्स ऑफ सब्सिक्वेंट इंटरवेंशन, मतलब आपने सेल्फ असेसमेंट किया, इम्प्रूवमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स आइडेंटिफाई किया, इम्प्रूवमेंट प्लान किया, फिर इंटरवेंशंस अप्लाई किए, उसके बाद का जो अचीवमेंट है उसका ये असेसमेंट है। फ्रॉम assumption to assured institutional excellence, जो पहले इमेजिनेशन वाली बात थी, निशान सर जैसे कह रहे थे और इधर मैडम कह रही थी समोसा वाली बात, वो assumption से एक्सीलेंस पे लाना है। ठीक, तो इस पूरी एक्सरसाइज का वही मतलब है, ये अल्टीमेट गोल है स्क्वाड फ्रेमवर्क का, और उस दिशा में लगातार काम करते रहेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि समोसा मिलेगा। वाह, अब तक लिखा है This is जस्ट इमेजिन सर, जस्ट इमेजिन समोसा। हाँ, इस पे भी एक मैं सेशन लूंगा, डिजाइन थिंकिंग, ये CBSE में इंट्रोड्यूस हुआ है। मैंने एक बार शायद आप लोगों को बताया था, मैंने ऐसे प्रिंसिपल के अंडर में काम किया है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर जो कमेटी बनी थी तो उसमें डिज़ाइन थिंकिंग का ये कंसेप्ट आया था, और वो अभी CBSE में, CBSE एकेडमिक्स पर आप जाएंगे तो डिज़ाइन थिंकिंग में 7th स्टैंडर्ड पे शायद एक बुक आ गई, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग में अपनी सोच को खाली थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है, और जो दुख वाली कंडीशन है या एक पेनफुल एक्सपीरियंस है वो लेस पेनफुल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होता है, और उससे धीरे धीरे करके, मैंने एक बार हैप्पीनेस इंडेक्स पे डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान हो आपने से जिनको ये हाँ
हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। क्या? मैं अपने खुद के कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो अलग चीज होगी। मैं अपने एक हैप्पीनेस इंडेक्स और डिजाइन थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ से बात निकली है उसको थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। तो जैसे जब पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, कितने लोग बिहार से हैं? सब। तो ज्ञान को प्राप्त क्या हुआ? जैसे कि आप पढ़ते हैं ये सच्चाई कहा चाहिए। क्या? कोई साइन नहीं का कॉस्ट नहीं सब सोच रहे हो क्या नहीं होता है उनको इस दुनिया का जो रियल कॉज है ये उनको ध्यान से बात करें क्या सफरिंग है क्या उसके सफरिंग का कारण है एक लाख नहीं आएगा। चार आगे सब वो जैसे कि इस दुनिया में क्या है दुख है दुख का सब क्या होता है तो वो ज्ञान था या ज्ञान प्राप्ति का मार्ग था? वो ज्ञान प्राप्ति है मार्ग है अच्छा, ज्ञान था। आप एग्री करते हैं? नहीं, वो जो उनकी तपस्या थी, तपस्या का जो चरण अभी था, यस में बताने के लिए आपको एक्सप्लेन करने का अलग से चाहते हैं ना। वो ध्यान से ही सब आया दिमाग में नहीं तो आया वो था क्या? ये तो ऐसे जैसे हॉस्टल में मार हो गई, पानीपत की चौथी लड़ाई, एक ने जाके दूसरे को बताया कि उसने तुम्हारे बारे में कुछ कहा, दूसरा पहले के पास पहुंचा, तुमने मेरे बारे में कुछ क्यों कहा? उसने कहा मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, और दोनों के इसी को लेके मार हो गई, और ऐसी कंडीशन आ गई कि एक बच्ची बेहोश होने के कगार पर पहुंच गई। और जब मैंने दोनों बच्चों को बुलाया कि वो कुछ था क्या, तो कुछ का पता ही नहीं लगा। हाँ, आप बताइए। वो सर आत्म ध्यान की अंदर भीतर क्या भटके सर्कल है इसलिए उस पे मत बताइए, मुझे होता ही होगा। उसको कोई बता नहीं सकता कोई बता नहीं सकता। आपके अभी आपका नंबर आएगा, इनका नंबर है, आधी बात करूंगा। जैसे देखिए उनको एक्सपीरियंस हुआ। सबसे बड़ी बात है ना कि एक बार वो संपत्ति नाम एक गाँव है करके उड़ेमला के पास, तो वहाँ वो बैठे थे। कहाँ पे? उड़ेमला एक गाँव है उत्तर उड़ेमला, कौन सी जगह का नाम नहीं उड़ेमला उड़ेला। उसे कहा जाता है, बहुत ग्रंथों में है उड़ेमला। तो जगह पर बैठे थे वो संपत्ति ग्राम, मतलब उस गाँव का नाम था संपत्ति। उसमें बैठे थे तो ये क्या कि गाँव के मुखिया इनके साथ ना कौंडिन्य में एक ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने बचपन में भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बच्चा बहुत बड़ा साधु बनेगा या बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, है ना। उसी के डर से इनके माता पिता को महल वगैरह बनवाए थे, वो अलग स्कूल। खैर जब ये निकले तो उसी ऋषि के साथ मिले और उन्हीं के साथ तपस्या करने लगे। कुल मिला के 6 ऋषि थे एक साथ। सब कुछ और कुछ गए सही बता रहे हो, रास्ता बता रहे हैं, प्रोसेस थोड़ी कहानी सुनिए। वहाँ पर कौंडिन्य ऋषि लोग काफी बड़ी तपस्या कर रहे थे, किसी का किया कुछ नहीं पता है, मतलब वो एक से बताया ना। इस चीज को महात्मा बुद्ध ने नहीं समझा और उस गांव की मुखिया आई और प्रसाद बांटना शुरू कर दी। प्रसाद में खीर था, जैसा कि बहुत ग्रंथों में है। तो खीर वो क्या की भाई साहब लेंगे नहीं होगी रोटी, भूख लगी हुई लेके खा लिए। तो कौंडिन्य ऋषि ने बताया कि नहीं ये गलत है, और वो लोग उठ के वहाँ से चले गए साधना। कौंडिन्य ऋषि सारे उसके बाद ये भाई निकले अपने गया के पास आते हैं। मतलब यहाँ पे उनको देखिए पहला ज्ञान ये हुआ कि ज्यादा हमको कठिन नहीं होना है, ज्यादा हमको सरल नहीं होना है ना। तो जो वीणा का तार होता है ना, उसी शाम को कैसे वीणा का कहीं होता है। तो उन्होंने इस चीज को रिलेट किया, स्थिति को रिलेट किया। तो ये होता है मध्यम मार्ग। मतलब जीवन में क्या करना है हमें, न बहुत ज्यादा स्थित रहना है, न बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहना है। मतलब ठीक है, मतलब इसको ज्ञान कहा। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान एक रास्ता मिला, जीवन जीने का रास्ता मार्ग मिला। फिर आगे गए गया में जिस समय तपस्या की, तब उनको ये समझ में आया कि नहीं यार इस दुनिया में बहुत दुख है ना। इसका कुछ ना कुछ कारण है। कारण क्या है कि भाई हमारा वो है, तो वो कोई खत्म कर लो, यही है हमारा निर्माण। इसी को निर्माण की कहा जाता है और ये एक रास्ता है जीवन जीने का, ये ज्ञान नहीं है। नहीं, ज्ञान की तरीके तो वो ज्ञान मिला क्या? आप बताइए। एनलाइटमेंट की बात। एनलाइटमेंट का मतलब होता है कि हम बता रहे हैं आपको बताइएगा। एनलाइटमेंट बाकी आपको बोले
आप यही रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप यही मैं सुनूंगा जितने बजे तक बोलेंगे आप। 40 तक बोलेंगे लोग। हाँ, कोई दिक्कत सर इनलाइटमेंट का मतलब ये होता है, एक मिनट सुनिए। हाँ, इनलाइटमेंट का मतलब होता है स्वचेतन, अपने आप में एक चेतना का जागृत होना। इस जागृति में व्यक्ति इस मतलब बौद्धिक स्तर पर पहुंच जाता है कि हम इस दुनिया में अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। और ये शायद हो सकता है त्याग के द्वारा भी हो सकता है, और कुछ चीज फिजिकली या भौतिकली चीज को एक्सेप्ट करके भी। तो उन्होंने ये देखा कि जितना ज्यादा चीजों को स्किप किया जाएगा उतना ही ज्यादा क्वेश्चन रहा जाएगा, क्योंकि सारे दुखों का जड़ जो है वो इच्छा ही है। और उन्होंने इस इच्छा पे कंट्रोलिंग कर लिया, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी एक बौद्धिक स्तर पर पहुंच जाना। मेरा क्वेश्चन नहीं, जो आप लोग था क्या? वो था यही है कि अपने आप को सचेतन करना, जिससे कि अपने आप को संतुष्ट कर लिया। बौद्धिक स्तर का विकास एक बौद्धिक स्तर पर मेंटल रिलेशन में पहुंच जाना होता है, और इंटरपर्सनल एबिलिटी होता है, दूसरों को समझने की क्षमता। जैसे टीचर्स में एक क्वालिटी होता है, अच्छा टीचर्स होता है उसमें पर्सनालिटी डेवलप होता है। एक होता है इंट्रा पर्सनालिटी, जिसमें खुद को समझने का सलाहियत पूरा आ जाता है कि मैं क्या हूँ, उनका क्या डायरेक्शन है, पूरा उसको दिखता है। वो हम लोग वो सारे इंसानों में नहीं है, कुछ इंसानों को मिलता है, इसी को बोलते हैं इनलाइटमेंट। सर लेकिन वो स्टोरी में कुछ अलग नहीं पड़ेगा सर। उनकी जो पिता थे ना, वो क्या बोला कि वो नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो किसी दूसरा को देखे और वो राजस्थान बन जाए। क्या ये स्टोरी सच है। ये वो सब्जी को मतलब महल में लोग घुसना कोई बीमार आदमी को रखे, नहीं कोई बूढ़े आदमी को रखे, पूरा दुनिया जाकर भाई वो बारिश कोई भी इंसान मरे हुए जानवर का मीट नहीं खाता। ठीक है जैसे आप नहीं माने उसको, वो एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, उसे आप देखे आपके सामने ऐसा हर आदमी खाता है। क्या चीज? मरा का तो जिंदा थोड़ी हम लोग खाते हैं, जब हम ये या काट दी ये बात से मरा हुआ खाते हैं। अगर नॉनवेज का किसी जैन धर्म में आपको खाना ही नहीं है, उसकी स्ट्रिक्ट है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है कि अगर आपको मार के नहीं खाना है, अगर मरा हुआ है तो आपके दोस्त दोस्त ही कबाब खा सकते हैं। इसी स्वर मध्यम मारे बस आपके द्वारा नहीं मारा गया। और चाइनीज भी पड़े बौद्ध धर्म में शायद मांस नहीं नहीं है, नहीं है सर निषेध है। इससे जैसा अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा